पहला कॉन्सेप्ट ये है, पर्सनालिटी हम डिस्कस करेंगे। पर्सनालिटी में एक इंसान की दो पर्सनालिटी होती हैं। एक को हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी और दूसरी होती है इंटरपर्सनल पर्सनालिटी। ये आपने अपने बीएड में भी पढ़ा होगा, और जब भी डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ी होगी आपने बीएड में, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, और डिफरेंट थ्योरीज और पढ़ी होंगी, तो वहां पे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल का जिक्र आपके सामने आया होगा। इसको प्रैक्टिकली हम कैसे लेते हैं? अभी तक जो आपने करा वो मतलब हो सकता है वो ऐसे किया हो कि हमने एग्जाम देना है, जो उसमें लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम सोचते हैं। इसका रियल में क्या है? इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी का मतलब है, इंट्रा का मतलब अपने आप से रिलेटेड होता है, खुद से, यानी मैं खुद में क्या हूं, खुद में क्या हूं, ओरिजिनली क्या हूं। और इंटरपर्सनल का होता है कि लोग मुझे कैसा देखते हैं। इसका मतलब जब मैं अपने स्पाउस के साथ हूं, अपने बच्चों के साथ हूं, अपने मां बाप के साथ हूं, या ऐसे किसी शख्सियत के साथ हूं जो मेरे इतने क्लोज है और इतना ज्यादा मेरे साथ रहता है कि मेरी कुछ भी चीज हिडन नहीं है, ओरिजिनल नेचर मेरा बाहर दिख रहा है सबको, कि मैं सोते टाइम कैसे पड़ा होता हूं, मैं खाता कितना अच्छे से हूं, मैं बैठता कैसे हूं, मतलब पसर के बैठता हूं कि सीधा, या मतलब मेरा जो ओरिजिनल है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, वो इंट्रापर्सनल है। तो वो बिहेवियर होता है उन लोगों के साथ। और दूसरा होता है इंटरपर्सनल, कि जैसे ही घर से बाहर कदम रखे तो लोग मुझे क्या सोचें, मुझे लोग एक इंटेलिजेंट आदमी के तौर पे जाने, या मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, या मैं ऐसा दिखना चाहिए। और ये चीज आप प्लान करके नहीं कर सकते। जैसे आपने बहुत से लोगों को समझाया बहुत बार, यार तुम ना ऐसे मत किया करो, ये तो अच्छा नहीं लगता, वो बेचारे के बस की बात ही नहीं है, वो नहीं कर पाता, आपकी तरह से नहीं सोच पाता। तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, वो पर्सनालिटी है। दैट मीन्स कि अच्छा, ये दोनों चीजें सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती है। ऐसे बच्चे भी आपने देखे होंगे जिनकी मम्मी आपको शिकायत लगाएगी कि घर में तो ये टिक के ही नहीं बैठता, आप कहोगे नहीं नहीं बहुत अच्छा बच्चा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। या आप उसको कहते हो कि आपका बच्चा क्लास में इस तरह की शरारतें करता है, वो कहेगा नहीं मैडम मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है घर में। तो बेसिकली उस बच्चे की इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी और इंटरपर्सनल दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये समझ जाइए। कोई हमारा घर का कोई मेंबर, या कई बार मैंने ऐसा कई लेडीज को शिकायत करते सुना अपने हस्बैंड से कि जब तुमको हम कुछ काम कह दे तो तुम्हारे को सिर में दर्द हो रहा होता है, तुम्हारे दोस्त का फोन आ जाए तो तुम मोटरसाइकिल उठा के तभी दौड़ जाते हो। इसका मतलब उसका पर्सनालिटीज दोनों अलग अलग हैं। जब वो आप घर वाले बंदे से बात कर रहे हैं तो दूसरी पर्सनालिटी बात कर रही होती है, और जब बाहर का आदमी उससे बात कर रहा है तो दूसरी कर रही होती है। तो इस तरह से वो दोनों पर्सनालिटीज डिफरेंट हैं, तो वो डिफरेंट बिहेवियर होगा। बंदे को देख के बात करेगा कि यार मेरे साथ ऐसे नहीं करता, वो कहता नहीं मेरे साथ तो ऐसे ही करता है, क्योंकि इसका मतलब आप उसके लिए आपकी जगह अलग है और उसकी जगह अलग है। क्लियर हुआ? आपका इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों सेम है मान लो, फिर आप सबके लिए बराबर हो, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, फिर वो घर में भी वैसा ही है और बाहर भी वैसा ही है। आपका कोई सवाल है मैम? यहाँ बात ऑब्वियसली इंटरपर्सनल पर ही मैं उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दूंगी। बिल्कुल। और अगर मेरी बेटी मेरे घर में, मेरे रिलेटिव्स, मेरे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स मुझसे बात कर रहे हैं, उनके साथ मेरा इंट्रापर्सनल ही जाएगा, जैसे ही मैं हूँ या वो भी हैं तो वैसा ही चलेगा। मतलब देयर आई विल नॉट बी प्रेफरिंग दैट इंटरपर्सनल। मैं वही कह रहा हूं, मैं इसी पॉइंट और पे दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट होगा ही होगा। नहीं, ये हर बार नहीं होता। जब हम इसके एंड तक पहुंचेंगे ना पर्सनालिटीज के, चारों पर्सनालिटीज को जब हम कर चुके होंगे तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि आप ऐसा क्यों करते हैं और वो दूसरा बंदा ऐसा क्यों नहीं कर पाता। किसको? To just enact on the basis of my
interpersonal behavior. हाँ, इसी चीज को समझाने के लिए मैंने तीनों चीजें बोली कि आपके तीन बिहेवियर हैं। अडॉप्टेड भी इसमें आता है, कंस्ट्रक्चुअल भी आता है। आप अपने बॉस को मना नहीं कर सकते, लेकिन आपका अपने बॉस का बात मानने का मन नहीं कर रहा है, ये भी तो हो सकता है ना। एक ऐसा है जो बॉस ने कहा ठीक है सर, और एक ऐसा है कि अंदर से आ रहा है कि नहीं करने का मन है, लेकिन ठीक है सर। कहना तो ठीक है सर ही पड़ रहा है, पर अंदर क्या चल रहा है। हम जिस बात पे गौर कर रहे हैं वो बात है कि अंदर क्या चल रहा है। हम इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं कि वो कह क्या रहा है, कर क्या रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ? करना सर मन पर ही होता है। मन पर कई बार डिपेंडेंट नहीं होता है। कई बार हमारा मन कर रहा होता है सामने वाले को पेड़ लगा दें, पर मैं रुक गया, मुझे उसका ख्याल आ गया, मुझे अब उसकी इज्जत का ख्याल नहीं होता, मुझे ये नहीं होता, मेरी नौकरी चली जाती, मेरा माहौल खराब हो जाता, लोग पता नहीं क्या सोचते, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर जो हमारे बिहेवियर को रोक लेती हैं, जो मन में आ रहा है उससे अलग कर देती हैं। हम जो बात करेंगे हम वही करेंगे जो मन में आ रहा है। हम वो बात नहीं कर रहे हैं जो कर रहा है बच्चा। आई होप आई गॉट यू। या नहीं ठीक है, बट वही है कि अडेप्टेशन तो कंपलसरी है सर। मैं अडॉप्टेशन कंपलसरी है ये तो पॉइंट ही नहीं है, वो बाद में आएगा। वो बात मतलब अडेप्टेशन कंपलसरी कितनी है कितनी नहीं है, हम उसको किधर मोल्ड कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को कैसा बना रहे हैं, हम उसी पे जा रहे हैं आखिर में कि हमें उस बच्चे को अपने हिसाब से मोल्ड कराना है या हमने उसके हिसाब से मोल्ड होना है। जैसे कि अभी जो ये पर्सनालिटी आएगी, इससे रिलेटेड अगर सवाल आपका इससे रिलेटेड होगा तो मैं साथ के साथ दूंगा, अगर इससे रिलेटेड नहीं होगा तो मैं कहूंगा कि जब हम एंड कर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कोई सवाल हो सकता है उस पर्टिकुलर, जैसे ये सवाल आपका यहां के लिए परफेक्ट था कि आदमी नहीं बोलता, कई बार आपको बॉस के हिसाब से चलना पड़ता है। हम बात ये कर रहे हैं कि बॉस के हिसाब से चलना पड़ रहा है, वो हमारा बिहेवियर है, थॉट प्रोसेस नहीं है। थॉट प्रोसेस उससे अलग हो सकती है। अब हमारी खुशी जो है, हमारी हैप्पीनेस अगर रियल में अल्टीमेट हैप्पीनेस की बात करें, अगर हमारा थॉट प्रोसेस और हमारा बिहेवियर अगर सेम हो जाए, वी आर मोर देन हैप्पी। उसके बाद जिंदगी में आपको कुछ नहीं चाहिए। भाई मेरा जी कर रहा है आपसे बात करने का, मैं कर रहा हूं, मेरा जी कर रहा है आपसे बात नहीं करने का, मैं सटक लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे बुरा मान भला मान, तो इसका मतलब हम हैप्पी हैं, मस्त हैं। ठीक है ना जी। मतलब थॉट प्रोसेस और आपका एक्शन अगर एग्जैक्ट उसी तरफ है तो हम किधर लेके जा रहे हैं जी। वो बेसिकली हमारे फेवर में है या नहीं, क्योंकि जैसे बॉस है हमारे, वो अगर कह रहे हैं कुछ भी और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इंटरनली, जी जी, और अगर हमारा बिहेवियर भी वैसा ही आ गया इंटरनली, जी जी, तो नेचुरल बात है हमें सैलरी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, तो हमारी हैप्पीनेस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। हाँ हाँ बिल्कुल, हम इसी पॉइंट पे जाएंगे आखिर में। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप जो सोच रहे हो और वही कर रहे हो तो आप अल्टीमेट हैप्पीनेस के लेवल पर जा चुके हो। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूं अपनी लाइफ का। आई वाज ऑन ए गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके और प्राइमरी मास्टर तक मैंने सारी नौकरियां करी, करीब 7 नौकरी मैंने सरकार की करी। मैं नौकरी पे जाता, महीने भर में मुझे फील होता कि यार अच्छा नहीं लग रहा, और मैं छोड़कर आ जाता। अब कॉलेज के ऊपरले लेवल से लेकर के और निचले लेवल तक मैं आया। आमतौर पे आदमी प्रमोशन लेता है, पहले प्राइमरी में ज्वाइन किया तो ऊपर तक जाता है, या हाई स्कूल में ज्वाइन किया तो ऊपर तक जाता है। मैं ऊपर से नीचे आया। नीचे आते आते जब प्राइमरी लेवल पे मैं आ गया, तो वो पर्पस था ये फाइंड आउट करने का कि एजुकेशन मतलब वो जो माहौल है सब कुछ बेहतर हो। तो जैसे मैम ने बोला आज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आज इतनी सारी चीजें हैं करने को, स्टिल वी हैव मिसिंग कनेक्शन। पहले कनेक्शन बहुत बढ़िया था सोसाइटी का आपस में, आज कनेक्शन फिर भी मिसिंग है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई, हम बात कर सकते हैं अमेरिका तक, लेकिन कर नहीं रहे हैं अपने घर वालों से भी। ये फर्क आ गया पहले और अब में, ये डिफरेंस क्रिएट हो गया कि जितना हम बात पहले
जितनी हेल्दी बातचीत होती थी उतनी वो नहीं हो पा रही। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए जब मैं सरकारी नौकरी में प्राइमरी लेवल पर आया तो मैंने देखा कि हालात जो हैं वो टीचर तो रिस्पॉन्सिबल है ही इसके लिए, सिस्टम भी कहीं रिस्पॉन्सिबल है और पेरेंट भी कहीं रिस्पॉन्सिबल है। इस चक्कर में कई बार क्या होता, मैं क्लास को पढ़ा रहा हूं और मेरे बॉस का, मेरे बीओ का मैसेज आ गया कि ये आरटीआई आई है, अभी अभी इस आरटीआई का जवाब देना है। और मैं उस क्लर्क को बोल रहा हूं कि अभी मैं आरटीआई का जवाब नहीं दूंगा। वो कह रहा है मैं यहीं खड़ा हूं, आपसे जवाब लेकर जाऊंगा। मैं कहा तू पूरा दिन खड़ा रहा है, तेरे को नहीं दूंगा, मैंने काम करना है अभी। मैं जब काम कर रहा हूं वो वहां से बॉस को फोन कर रहा है, बॉस मुझे कह रहा है और मैं बॉस को फोन पे कह रहा हूं नहीं करता, जा जो मर्जी कर ले। और जब बॉस मेरे को एक्सप्लेनेशन लेटर भेजता है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन की चिट्ठियां ऐसे धज्जियां उड़ा के फेंक देता हूं और एक्सप्लेनेशन लेटर के बाद मेरे को सस्पेंड कर देता है। एंड देन आई एम हैप्पी कि छूटा पीछा इस चीज से, ये नहीं करना था, अच्छा हुआ, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा था, आई एम नॉट फीलिंग गुड देयर। तो मैं नौकरी छोड़ आया। मैं 2011 में नौकरी, 8 साल नौकरी करके मेरी पेंशन भी थी, मतलब मैं छोड़ आया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग हैप्पी। देन मेरे को लाइफ अपने आप वहां ले गई जहां मेरे को अल्टीमेटली हैप्पी होना था। अब मैं जो काम करता हूं सुबह से लेकर शाम तक 24 के 24 घंटे वर्किंग में होता हूं, बट नाउ आई एम मोर देन हैप्पी। वो बेसिकली आपको ये लग रहा है, हैप्पीनेस आप अगर नौकरी में ढूंढ रहे हैं, अगर नौकरी में हैप्पीनेस होती तो कोई आईएएस थोड़ी ना सुसाइड करता। अगर हैप्पीनेस पैसे में होती तो अमीर आदमी को ही खुश होने का हक होता। हैप्पीनेस अगर किसी जगह स्टेटस सिंबल पे होती, गाड़ियों में होती, तो गाड़ियों में बैठ के, मतलब बड़ी बड़ी कारों में गलत काम नहीं होते बड़े बड़े उनमें। बेसिकली हैप्पीनेस इज समथिंग लाइक यू आर लविंग व्हाट यू आर डूइंग सिंपली। अगर आप नहीं कर रहे तो आपका बिहेवियर अगर उस तरफ है, यू विल फील हैप्पी सिंपली कि यार अच्छा हो गया, पीछा छुड़ा, इससे सिरदर्दी बना हुआ था। एक रिश्ता जो फोन करके आपका, मान लो गर्लफ्रेंड या आपकी बॉयफ्रेंड आपसे फोन, कहां है, फोन क्यों नहीं किया, कितनी बार बोला मैसेज करा करो, लोकेशन भेजो अपनी, यार जीना ही हराम कर रखा है। उससे जितना जल्दी पीछा छुड़ा के वो जो हैप्पीनेस आएगी, इफ यू आर स्टिक टू दैट कि आप नौकरी और रिश्ते को कहीं पर भी अगर वो बंधा हुआ है, यू विल नेवर बी हैप्पी, चाहे काम के साथ हो चाहे कहीं पर भी हो। जब आप वो करते हुए फ्री फील करते हो, फ्री फॉल की तरह फील करते हो कि ले जाए जिंदगी जहां जा रही है, वो हैप्पीनेस पे बात आ रही है। तो मैं जो कह रहा था एक्चुअली कि आप अपनी थॉट प्रोसेस के साथ अपने एक्शंस को जैसे ही मिक्सअप, अब मान लीजिए मैं आपको सच्चाई बताता हूं, मैं कभी भी किसी को अलाउ नहीं करता कि कोई मुझे कॉल करे, कोई कितना ही बड़ा 30 मार खाऊं। मैं हमेशा कहता हूं मैसेज करना भाई। कोई गलती से कॉल कर लेता तो पहले फोन पे झाड़ देता हूं, किसने कहा तुम्हारे को फोन करने को, जब नंबर दिया था तो बताया था ना कि मैसेज करना है, और बेचारा बुरा मान जाता है। बट लेटर ऑन ही फाइंड्स कि यार अच्छा ही था, आदमी तो अच्छा है, पर वो बात क्यों कही थी, फिर मैं उसे समझा देता हूं कि फोन पर हम काम की बात बहुत कम करते हैं, लेकिन मैसेज जब आप करते हो ना तो काम काम का करते हो। टाइप करने में हमारा बहुत टाइम लगता है, तो टाइम वेस्ट नहीं होता और आप सिर्फ काम की बात करते हो, और सुना के चक्कर में नहीं पड़ते हम। और सुनाने वाला टाइम ही नहीं है कि और सुना। इससे क्या होता है, अब कोई दोस्त मेरे को फोन करता है, मैं फोन नहीं पिक करता हूं, तो वो मुझे बोलता है यार फोन क्यों नहीं उठाया, तो मैं उसे ये जवाब देता हूं यार मन नहीं था बात करने का। अगर कभी मेरा मन नहीं हुआ बात करने का तो तू मत करियो, दोनों का मन करेगा तभी मजा है बात करने का, नहीं तो मेरा मन करेगा, तेरा नहीं कर रहा होगा तो उसका बात करने का मतलब क्या है। इतना सा क्लैरिटी अगर आपको आ गया तो समझ जाएगा कि यू आर मूविंग विद योर हार्ट एंड सोल, फिर टेंशन नहीं है। और मैं बहुत इसलिए क्यों बता रहा हूं, मुझे अपनी पेरेंटिंग में मैंने एक चीज जोड़ने की कोशिश की अर्ली स्टेजेस में कि मैं अपने बच्चे को ना कभी ना नहीं कहूंगा। बट दैट वाज अ बिगेस्ट चैलेंज कि अगर आगे कुआं है, खाई है, पता है कि नुकसान है, तो क्या मैं उसे रोकूंगा नहीं, ये एक सवाल था। फिर मैंने एक सवाल कहा कि मैं अपने बच्चे को कभी पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, तो तब मेरे पास एक सवाल था, बिना पढ़े क्या सोसाइटी में एडजस्ट कर जाएगा ये, क्या मैं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाऊंगा कि जब ये बिना कहे पढ़ ले। मैंने फिर ये भी सोचा था कि मैं अपने बच्चे को दोबारा कभी अपने बच्चे को पापा जी नहीं बोलने दूंगा, कि इसने मुझे बोला पापा जी और मैं झट हाँ बेटा बोलो क्या है, और फिर वो बात कहता। इस इंसिडेंट में हुआ क्या, मतलब बिकॉज
द सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स आपको किसी ना किसी दिशा में लेके जाते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना हार्ट से एक्सेप्ट करते हो कि रिजेक्ट करते हो। अदरवाइज नेचर आपको मैसेजेस भेजती रहती है। जब आपको यू आर फीलिंग लाइक यार इससे बंदे से बात करने का या इस जगह पे जाने का मेरा मन नहीं करता काइंड ऑफ, तो क्या हुआ, मैं अपने DWO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर से बात कर रहा हूं। हम एक डिस्ट्रिक्ट का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे 26 जनवरी मनाने के लिए। तो भाई रिपब्लिक डे मना रहे थे, एकदम से फोन आया बॉस का, उठाया, बात कर रहे थे, बेटा आ गया पापा जी, और मैंने मैडम से बिना पूछे फोन काट दिया। मैं नहीं कहा करता किसी को कि थोड़ी देर में करता हूं, फोन काट के चुपचाप हाँ बेटा बोलो। और इसका फायदा क्या हुआ, मेरे बच्चे को आज भी ये नहीं पता कि 2 बार भी बोलना होता है, क्योंकि हम दोनों ने रूल बनाया। हम 3 ही लोग थे घर में, मान लो हमने रूल बनाया कि ये जब आवाज लगाएगा तो एक झटके से जवाब आएगा, हाँ बेटा बोलो। अब क्या होता है, वो कुछ भी काम कर रहा है, मेरे मुंह से निकल जाए विनी, मतलब मैं बैठे मैं ऐसे कर रहा होता हूं, मैं काम करते करते आवाज आता हूं विनी, हाँ जी पापा जी आ रहा हूं, अपने आप आता है वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि 2 बार अभी बोलना होता है, कोई फंडा ही नहीं। हमने उसका कॉन्सेप्ट इतना सा है कि जब मैंने आवाज लगाई तो जवाब उधर से साथ के साथ आ रहा है। उसका फायदा क्या हुआ, बॉस का फोन काट दिया तो ऑब्वियसली बॉस ने गुस्सा होना था तो एक्सप्लेनेशन लेट। अब उसने मुझसे पूछा क्यों फोन क्यों काट रहे हो, मैडम बेटा आ गया था, तुम्हें पता कितनी जरूरी बात चल रही है। तो मैंने एक ही लाइन बोली, मैडम बेटे से जरूरी कुछ नहीं, आपको पता है इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मैं कहा मैम मैं ये इवेंट कर ही नहीं रहा हूं, सॉरी, कल से किसी और को बुला लेना। मैंने ऐसे कह के फोन काट दिया, फोन उठाया ही नहीं दोबारा। सुबह पहली मतलब मेरे स्कूल में पहुंचने से पहले ही दफ्तर का बंदा मेरे स्कूल में, मैडम ने एक्सप्लेनेशन लेटर दिया है और जवाब अभी मांगा है, क्योंकि इवेंट को 4 दिन बचे थे और मेरे को सारा पता था कि क्या करना है। मैंने कहा मैं सारी लिस्ट दे रहा हूं, ले जाओ और किसी और से करा लो। जहां तक बात मैडम के एक्सप्लेनेशन लेटर का है, शोकोज नोटिस के डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों ना लिया जाए, स्पष्ट कीजिए। उसका जवाब यह है कि मैंने अपनी वो चिट्ठी फाड़ी और उसके हाथ में पकड़ा दी। मैं कहा मैडम को बोल देना कि ये दिया है, नहीं देता जवाब जा। कंप्लीटली इससे क्या होता है, आपकी नौकरी चली गई, मेरा मन नहीं है काम करने का, मेरी नौकरी चली गई। बट देन मैंने क्या सोचा कि यार इस तरह से इस सिस्टम में रह के ना, सरकारी सिस्टम में मैं कुछ चेंज नहीं कर पा रहा, मैं कुछ बदल नहीं पा रहा। बच्चों को सिखा तो रहा हूं, जो बच्चे पहले पढ़ना नहीं जानते थे वो पढ़ना तो सीख रहे हैं। जिस बच्चे के पहले 30 नंबर आ रहे थे उसके 35 तो आने शुरू हो गए, अब वो पढ़ने तो लग गया। बट बदल क्या रहा है, कुछ भी नहीं। मान लीजिए आपसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, हमारे पास हर साल 20 लाख बच्चा +2 करता है, लेकिन कॉलेजेस में जो सीट हैं वो 5 लाख हैं। अब आपने पूरा जोर लगाया और पूरा जोर लगा के आपने सारे बच्चों को उतनी परसेंटेज दिला दी कि वो बच्चे साहब को कॉलेज में एडमिशन मिल गया नंबर के बेसिस पर। लेकिन इतना तो श्योर है ना कि 20 लाख बच्चा पूरे स्टेट में था तो 5 लाख को ही एडमिशन मिलना है। अगर आपके वाले को सारों को मिल जाएगा तो कोई और रह जाएगा बच्चा। 15 लाख को एडमिशन नहीं मिलने वाला ये कंफर्म है, वो कोई से भी हो 15 लाख। आपके वाले का हो गया तो मेरे वाला रह जाएगा, मेरे वाले का हो गया तो आपका रह जाएगा। इस तरह से मैंने सोचते हुए वहां एक बात सोची कि मैं जो काम कर रहा हूं इससे कुछ बदल नहीं रहा, हालात ज्यों के त्यों हैं। तो लेट्स डू वन थिंग कि मैं यहां से निकलता हूं, मुझे नौकरी नहीं करनी और मैं अपना सिस्टम बनाता हूं। अपना सिस्टम बनाने चला, मेरे को विश्वास था कि मैं सही कह रहा हूं, तो मैंने माँ बाप को समझाना शुरू किया, देखिए नंबरों के इस दौड़ में कुछ नहीं रखा है, हम अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी जीने के लिए तैयार करेंगे। और जैसे मान लीजिए आपने कहा था मैम कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज खूब होती हैं स्कूलों में आज, लेकिन कोई भी माँ बाप इस बात के लिए तैयार नहीं होता कि उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बिजनेस या धंधा या काम या रोजगार बनाया जाए। इसके लिए वो फिर भी वो चाहते हैं कोई ना कोई जॉब मिल जाए एंड में, वो उसको जिंदगी का जरिया नहीं मान सकते। अगर बच्चे को शौक है डांस करने का तो बहुत ही कम माँ बाप ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि तू प्रोफेशन डांस के तौर पे ले ले, बहुत कम, बहुत ओपन माइंडेड लोग।
किसी बच्चे को शौक है पेंटिंग का, तो वो पेंटिंग को प्रोफेशन, वो चाहते हैं पता नहीं उसको जल्दी से नौकरी मिले, कुछ ना कुछ कमाने लगे और लग जाए बस ये कुछ ना कुछ, तो उसको पढ़ाई का मकसद वो नौकरी। मैं माँ बाप को समझा रहा हूं कि आप इस दिशा में सोचिए कि बच्चे को एक काम करना पसंद है, हम क्यों ना उसके उसी काम को और उसी शौक को उसका प्रोफेशन बना दें, उसके पैशन को ही। लेकिन माँ बाप कहते हैं नहीं सर, एडमिशन तो नंबरों के बेसिस पर ही होगा, नौकरी तो नंबरों के बेसिस पर ही होगी। मैं कहता हूं माँ बाप को कि नंबर तो कोई भी ले लेगा। मेरा बेटा देखो मेंटली वीक कहते थे लोग इसको जब छोटा था, ये देखो ये कहां पहुंच गया, आप दुनिया वंडर किड बोलती है। आपका बच्चा तो सर स्पेशल था, ये तो गिफ्टेड था। मैंने कहा देखो मैंने उसके बच्चे गिनाए कि ये बच्चे भी तो मैंने तैयार करे। नहीं सर वो भी गिफ्टेड थे। अब दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या किया, 20 स्कूलों से 20 बच्चे लिए, वो जो मैंने बताया था आपको शायद, हमने 18 के 18 सबसे निकम्मे बच्चों को 100 में से 100 नंबर दिलवा दिए। एंड देन आस्क द क्वेश्चन टू द सोसाइटी कि अब बताइए, जो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे थे ये भी 100 नंबर लेने शुरू कर गए, अब आपके पास गारंटी है क्या हैप्पी लाइफ की? स्टिल वी डोंट हैव, हमारे पास कोई पाथ नहीं है। तब इस बात को समझना शुरू किया कि इसका मतलब क्या होगा, हमें टीचर फ्रेटर्निटी को भी जगाना होगा, टीचर्स को फिर आगे पेरेंट्स को जगाना होगा, और पेरेंट्स फिर इस बात की डिमांड करेंगे कि हमें वो सिस्टम चाहिए कि जब हमारे बच्चे का पैशन ही प्रोफेशन बने। मेरे ख्याल से देन दैट वुड बी अ वे टू हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्ड। क्योंकि आपको ये बात पता है कि नहीं पता, लेकिन गौर करेंगे तो जिस बच्चे के 90% से अबव मार्क्स आते हैं वो बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना। और ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है जो हो रहा है। जिस बच्चे के भी 90 से ऊपर परसेंटेज आ रही है ना, पेपर होते ही सबसे पहले वही फेंकते हैं किताबों को, सबसे पहले फेंकते हैं वो। और जिन बच्चों के 70, 75 और 80 आते हैं, वो पेपर होने के बाद डिस्कस करना शुरू करते हैं कि सर इसमें ये लिखा हुआ था, मैं इसमें ये लिखाया, आप बताओ ये ठीक था कि गलत। वो डिस्कस करते हैं उसके बाद। जो बच्चा असल में पढ़ने के लिए बना है उसके तो 80% से ऊपर नंबर आना महाभारत है, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं सोचेगा कभी भी, वो अपना दिमाग चला रहा है। हमारे यहां नंबर उसी को तो आते हैं ना जो सोचता नहीं है, जो एज इट इज कॉपी कर देता है पेपर में, उसी के मार्क्स आते हैं मैक्सिमम टाइम। तो इसलिए वो बच्चा अपनी मर्जी से बोलेगा, अपनी मर्जी से लिखेगा, तो उसके मार्क्स नहीं आ पाएंगे। और वो ऐसे लोग देखे होंगे, वो काम कुछ भी करते हो, रोज शाम को पढ़ाई करे बिना, पढ़े बिना उनको नींद नहीं आती। वो थे बच्चे असल पढ़ने वाले, जिन्होंने रट्टे मार के मान लो चाहे यूपीएससी भी क्लियर कर लिया हो, उसके बाद पढ़ना बंद कर देते हैं मैक्सिमम लोग। नौकरी मिलते ही सबसे पहले किताब पढ़ना बंद करते हैं वो, चाहे उससे पहले सुबह से शाम तक 16-16 घंटे पढ़ाई करते हो। तो इफ यू लव स्टडी, इफ यू लव टू स्टडी, तो फिर यू लव टू स्टडी फॉरएवर। फिर आपको काम वो करना चाहिए जो पढ़ाई से रिलेटेड हो। इसीलिए एजुकेशन पे नई रिसर्चेज की बहुत कमी है हमारे देश में, इसीलिए नोबेल प्राइजेस हमारे यहां पर नहीं मिलते हैं। पूरी दुनिया में 135 करोड़ दिमाग है हमारे पास, बट हमारे पास ऐसे दिमाग नहीं है जो नई चीजें बना सकें, आने वाली जनरेशन की पीढ़ियों को एक अच्छी सोसाइटी दे सके, उनके लिए कुछ नए आविष्कार कर सके। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ प्लानिंग्स। तो ये थोड़ी कमी है। इसी चीज को समझने के और समझाने के लिए फिर मुझे वो क्राइटेरिया करना पड़ा। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो बहुत पैसा है, मेरा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट था। अगर कोई मास्टर 100 में से 100 नंबर की गारंटी लेता हो, जितनी मर्जी फीस ले ले माँ बाप से, मुंह मांगी फीस देने को तैयार हैं पेरेंट्स, उसको छोड़ करके गांव में जाके काम करने का कॉन्सेप्ट क्या था कि मैंने देखा कि यार शहर में रह करके उस बंद बिल्डिंग में काम करने से ज्यादा मजा मुझे गांव में आ रहा है, तो मैं काहे को बंद रहूं वहां, छोड़ा उसको। एंड देन आई थॉट, पेरेंट्स बोलते हैं कि यार फिर कमाएगा क्या, मैं कहा कर लूंगा, जो मर्जी देखी जाएगी। क्या करेगा, मैं कहा पता नहीं, बट फिर शुरू हो जाता अपने आप ही। फिर इफ यू लव व्हाट यू डू, आपको पैसा मिलना शुरू हो ही जाएगा उसका। फिर चाहे आपको अब एक ही गली के अंदर 4 समोसे बनाने वाले हैं, 4 गोलगप्पे वाले हैं, पर उस एक ही गोलगप्पे वाले के पास क्यों भीड़ लगती है? क्योंकि वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता है और लोगों के जायके को ध्यान में रखता है, तो वो लोग उसके पास आना शुरू हो जाते हैं। ये तो गोलगप्पे वाला है, चाहे बैंड मास्टर हो, चाहे आपके घर में पेंटर हो, चाहे
प्लम्बर हो, आप उसी को बुलाते हो ना जो बेस्ट काम करता है, जो खुशी खुशी हाँ जी सर बाबूजी कैसे करते, जो ऐसे ऐसे करके बात करता है। चाहे कपड़े प्रेस करने वाला, दूध देने वाला, यू विल ऑलवेज सी कि यार ये बंदा ये काम करके कितना खुश होता है, उसको देख के ही हैप्पीनेस आती है, तो हम उसी को प्रेफर करते हैं अपना काम देना, चाहे वो कोई भी काम हो। सो हम इस कॉन्सेप्ट में हैं कि पहले उस बच्चे की ओरिजिनल थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। ओरिजिनल थॉट प्रोसेस, मैं जो बात कर रहा हूं मैम, ओरिजिनल थॉट प्रोसेस की कर रहा हूं। हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि मैं बोल क्या रहा हूं, हम बात कर रहे हैं ओरिजिनल थॉट प्रोसेस की। तो पहले हम वहां तक आए, वहां तक पहुंचने के बाद फिर बिहेवियर पे आएंगे हम कि हम करते क्या। जी पहले हाँ आप भी पूछ लीजिए, फिर आप भी पूछना। हाँ जी Sir, being a teacher or a parent, हाँ what should we focus or what should we teach our students? या बच्चों को हमने क्या सिखाना है? गोल को फोकस करना चाहिए या हैप्पीनेस को फोकस करना चाहिए? Because happiness to you is different happiness for me. ऐप इसको हम बच्चों को क्या सिखाएंगे या parents और teachers? ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको आखिर में एड्रेस करेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि हैप्पीनेस तभी आती है जब हमें कोई काम करने में एक्चुअल में इंटरेस्ट आता है। जी तो एक चीज़ मुझे ये चीज़ जानना है कि क्या ये पॉसिबल है कि जो हम एक्शन कर रहे हैं उसमें हम पैशन डेवलप कर सकें? हाँ, इसको देखिए पता क्या है, वैसे ये सवाल भी सबसे आखिर का है, बट इसको नोट जरूर रखिएगा। हम जब आखिर में पहुंचेंगे तो हम आपको अपनी भी रियल हैप्पीनेस का पता चल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसे ही अंधेरे में नहीं रहेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका दिमाग आखिर तक पहुंचते पहुंचते, बशर्ते कि आपको नींद ना आए। मतलब क्योंकि ये जो सवाल है ये सबसे आखिर का सवाल है। जी सर यहाँ हम थॉट प्रोसेस की ही बात कर रहे हैं एक्चुअली, और थॉट्स जो होते हैं वो हमें एनेबल करते हैं कि हम कुछ डिसाइड कर पाएं, जी जी और उस डिसीजन के बाद हम अपनी सोसाइटी में सरवाइव कर पाएं। जी जी तो जब हम सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए एंटर कर चुके हैं तो आई थिंक हमें उन सभी सिस्टम्स की एडेप्टेशन चाहिए और उनको फॉलो करते हुए ही हम वहाँ जा पाते हैं। एज यू आर सेइंग जी जी कि सिस्टम में गैप है, जी जी सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चों की हैप्पीनेस को अवॉइड करके जी उन्हें कंपल्सरली एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन दे रहा है जी कि सो दैट दे शुड बी एनेबल टू एंटर इनटू दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, और उस कंपटीशन के लिए उन्हें हम तैयार कर रहे हैं जी और उनकी हैप्पीनेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड मेरा भी अपना फेथ यही है कि कोई भी इस दुनिया में अपनी खुशी के बिना काम नहीं कर सकता जी अच्छे से, जी और जब वो खुशी से करता है तो आई थिंक वो लॉन्ग टर्म तक कर सकता है। जी जी और अब जो सिस्टम है वो हम उसे एक्सेप्ट करें, डिनाई करें, चेंज करें, तो करने के लिए तो बहुत कुछ है। जी स्किल्स है, चेंज है, बिहेवियर है, थॉट प्रोसेस है। जी जी तो सीसीई पैटर्न ने तो बहुत एक्सपेरिमेंट किया जी। पिछले 5 सालों में, हम फेल क्यों हुए? जी जी तो अब हम देखिए, कहाँ वर्क करें? मैं जैसे आपने सीसी का एग्जाम्पल दिया, सोसाइटी के अंदर एडजस्टमेंट का भी क्वेश्चन रेज किया कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, और अब हमें क्या करना है ये भी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप में से बैठा हुआ हर शख्स, उसकी जगह अलग अलग है। मैं यहां खड़ा हूं, आप हर किसी का मेरे को देखने का एंगल अलग है। डॉक्टर साहब को मैं पीछे से नजर आ रहा हूं, मेरी गर्दन दिख रही है, लेकिन आपको मैं सामने से दिख रहा हूं, इनको मेरा राइट हिस्सा दिख रहा है, इनको मेरा लेफ्ट हिस्सा दिख रहा है। यानी जहां जो चीज है इस वक्त सोसाइटी में, हम सबका उसको देखने का एंगल अलग अलग है। इसीलिए उस चीज को वहां तक पहुंचने के लिए जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं, सबका एंगल अलग अलग है। जिसका आज तक का तजुर्बा जैसा है वो उसके हिसाब से इसको सोचेगा। अगर वो थक चुका है हार कर, तो वो ये सोचेगा कि कुछ नहीं हो सकता, जैसे चल रहा चलने दो। जिसके अंदर अभी दर्द और आग बची हुई है वो कहेगा नहीं मैं बदलूंगा। जिसको थोड़ी समझ है वो ये कहेगा कि नहीं, जितना मेरे से बदला जाए मैं बदलूंगा, जितना तुमसे बदला जाए तुम बदलो, और इसका जिक्र करो जितना उनसे बदला जाए वो बदले। बिकॉज दिस इज नॉट ए प्रोसेस कि आपने क्लिक किया और हो गया। ये ट्रांजिशन पीरियड है
सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं वो स्लो प्रोसेस होती है, वो बहुत फास्ट नहीं कुछ भी होता। पहले थॉट आता है, फिर उस थॉट की सच्चाई को हम अपनी जिंदगी में धीरे धीरे ऑब्जर्व करके उसको अडॉप्ट करते हैं कि कितना सही है और कितना गलत है। अगर आप अपनी सोसाइटी, आप अपनी लाइफ को, पिछली लाइफ को फ्लैशबैक में जाकर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एट टाइम्स जब आपको कुछ ऐसा लगा था कि यार उस बंदे के साथ मेरा रिश्ता टूटा था, या जब उस वक्त मेरी वो नौकरी छूटी थी, या जब मेरा वो हालात हुए थे, तो वो बहुत बुरे हालात थे। लेकिन आज अब 5 साल बाद या 2 साल बाद उसकी फ्लैशबैक में जाकर देखोगे तो आप पाओगे यार अच्छा ही हुआ जो हुआ। आप उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स को देख पाओगे कि यार वो ठीक था, उस वक्त वही हमारे लिए सबसे अच्छा था। इसलिए जो इस वक्त आपको सही लगता है, जो इस वक्त आपका दिल मानता है, वो करना शुरू कीजिए और इसका ठेका मत लीजिए कि पूरी दुनिया को आपने बदलना है। हां, अपने प्रयास में कमी मत आने दीजिए। जब हम आखिर तक आएंगे तो आपको यह पता लगेगा कि हमें करना क्या है। एज ए स्कूल हमारी क्या जिम्मेदारी है, एज ए टीचर हमारी क्या जिम्मेदारी है, एज ए काउंसलर हमारी क्या जिम्मेदारी है, एज ए पेरेंट हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगर हमें वो पता चल जाए और हम उसके ऊपर उसी तरह से एक्शन लेने ले जाएं, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो एग्जैक्ट वैसे ही आपके तक आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन विद टाइम्स आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे आज मैं जो बात बता रहा हूं वो आज आप शायद इसलिए लेंगे कि आपकी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेकिन जब आप उन्हीं चीजों को घर में अपने बच्चों में होते हुए देखोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ओ तेरे की पहले तो मैं ऐसे सोचता था, अब ये ऐसे सोचता हूं। तो वो आपका जो नजरिया है वो धीरे धीरे बदलेगा, किसी का जल्दी बदल जाएगा। जो मुझे पहले से जानता है, जिसने मेरा लाइफस्टाइल देखा है, जिसने मैंने जीने का तरीका देखा है, जिसने मेरा काम करने का तरीका देखा है, जिसने मुझे, मतलब अब मैं 4 महीने तक मोबाइल स्विच ऑफ करके बिना किसी से बात करे एक जगह पड़ा रहता हूं पहाड़ पे, किसी से बात नहीं की मैंने। तो हाउ कैन आई डिस्कनेक्ट टू द सोसाइटी? बिकॉज मुझे अपने अंदर देखना था कि मैं क्या क्या सोच रहा हूं, मैं इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। तो मुझे ब्रेक चाहिए, तो मैं सबसे कट गया। फिर मैं सब लोगों के बीच, फिर मैं 1000 2-2 हजार लोगों से आके फिर मैं भाषण देने लग गया, फिर सब कुछ छोड़ के फिर चला गया। तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी को कह रहा हूं कि चल तू आ, तेरे लिए मैं खुद भी अपनी जेब से इन्वेस्ट कर रहा हूं, किसी को कह रहा हूं कि बिना पैसे नहीं घुसूंगा तेरे घर में, किसी को मैं मिल नहीं रहा हूं, 1.5 साल की अपॉइंटमेंट है मेरी वेटिंग, लेकिन किसी के घर में खुद चला जाता हूं कि मेरे को तेरे से मिलना था, बिकॉज मन कर रहा है, या मुझे लग रहा है कि यू कैन बी अ सोर्स, कि जो मैं सोच रहा हूं उसी दिशा में आप सोच रहे हो। लाइक माइंडेड पीपल जब साथ आएंगे, एक तरह से सोचने वाले जब साथ आएंगे, चेंज आना शुरू होगा। चेंज खत्म नहीं होता कभी भी। जैसे ही आप एक पॉइंट तक पहुंचोगे, उससे आगे कुछ और चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी आपको। ऐसा हम किसी फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के लिए यहां लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम किसी जगह पे, आपको जैसे आपने कहा आपको क्या करना चाहिए, आपका सवाल था कि हमें क्या, किस चीज पे फोकस करना चाहिए। आई एम नो वन टू डिसाइड और गिव एन इंस्ट्रक्शन कि आपको किस बात पे फोकस करना चाहिए। मैं आपको अपनी जिंदगी का तजुर्बा, अपनी लाइफ, अपना एक्सपीरियंस, अपनी जो नॉलेज, जितना मैं इस वक्त में लिमिटेड टाइम में आपको दे पाऊंगा, जो पिछले 17 साल मैंने जिया है, उसको मैं जितना आपके सामने ओपन करूंगा, उसमें से जो जो आपके काम का है उठाते जाइए, जो जो काम का नहीं है उसको फेंकते जाइए। लेटर ऑन वो समझ में आता जाएगा कि किस चीज का जरूरत क्या थी। जो आपके घर में सामान पड़ा होता है, सारा का सारा एक ही दिन थोड़ी यूज करते हो। जिस दिन चाय बनानी है चाय का सामान यूज होगा, हलवा बनाना है तो फिर दूसरी चीजें यूज होंगी। सिंपल एज दिस। स्टोर में बहुत सारी चीजें तो ऐसी भी पड़ी हुई है जो लगता है कि कभी काम आएंगी, 10-10 साल काम ही नहीं आती। वो सफाई के टाइम पे, दिवाली पे दिखती है, वो तू भी रखा था ये। हाँ, देखिए इतना तो श्योर है। देखिए क्या होता है, अगर आप इस बात को फाइनल स्टेटमेंट मान लेंगे मेरी कि क्या हम सब कुछ मन पे छोड़ दें, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्टेटमेंट का जवाब मैं आपको ठीक से दे पाऊंगा। रीजन बीइंग, सब कुछ मन पे छोड़ने के लिए आपको अंदर से बहुत हाईली कन्विंस्ड होना पड़ता है,
बहुत कन्विंस्ड होना पड़ता है, आपको इस बात से ऊपर उठना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे और बेटा क्या खाएगा, बच्चा क्या खाएगा, इसको छोड़ दो। लेकिन खुद को कन्विंस होने से बेटर मुझे लग रहा है दूसरों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरों को कन्विंस जब आप करने चलोगे ना, तो फिर आप झल्लाते हुए घर वापस आओगे, कन्विंस नहीं करना। ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि मन, क्योंकि मन मैं आपको कहीं भी चला जाता है। हाँ, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी नहीं है, ये लाइफ की ओरिजिनल बात है। जिस वक्त मैं मसूरी में पड़ा हुआ था अकेला एकांत में, एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस था किसी का, आश्रम टाइप से, तो उस वक्त मेरे वहाँ पे सिर्फ मैं था और एक मेरा कुक था। वो कुक माली सब कुछ वही था, केयर टेकर। उसको अलाउड नहीं था मेरे से बात करना। मैं उसको बोलता था तेरे को चाय बोलूंगा, तू आके चाय रख के चुपचाप चला जाएगा, मेरे से बात नहीं करेगा, मुझे तेरे से बात नहीं करनी है। तो मैं कुछ बात नहीं करता था किसी से भी, बिल्कुल चुप, एकदम शांत। तो जो भी मुझे कुछ बोलना होता तो मैं वो लिख लेता था, ऐसे करके मेरा कुछ लाइफ चल रहा। वहां पे एक रोज एक बंदा आता है, मतलब उसको पता लगा कि मैं वहां हूं, तो देहरादून से ही है वो, मुझसे मिले और एक रात वो वहीं पर रुके। उसके बाद उन्होंने मेरा कॉन्सेप्ट देखा, तो मुझे बोलता है मैं आपको मित्तल साहब से मिलाता हूं। मैंने कहा कौन मित्तल? के सुनील मित्तल के भाई हैं, जो ये भारती टेलीकॉम है ना ये। तो 6 महीने पहले मुझसे किसी ने कहा था कि तुम यार अपने कॉन्सेप्ट को लेके मित्तल साहब से मिलो, एयरटेल वाले से, उनकी फाउंडेशन है भारती फाउंडेशन, वो एजुकेशन पे बहुत काम करती है और तुम्हारी बहुत मदद कर सकती है। मैंने उसको बोला नहीं यार, मेरे को नहीं मिलना किसी से, अपन मस्त हैं अपनी जिंदगी में, अपने को भाड़ में जाओ सारी दुनिया, हम जो काम कर रहे हैं गाँव में जाके मेरे को उसी में मजा आ रहा है। अच्छा, तो लेकिन मुझे वहां अमन जो थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको मित्तल साहब से मिलाता हूं। मैंने कहा मेरे को मित्तल काहे को मिलेगा, अगर आप उसको कुछ जिक्र भी करोगे कि ऐसा ऐसा एक आदमी है जो एजुकेशन पे काम कर रहा है, तो वो कहेगा ऐसे ऐसे तो रोज आते हैं झोला उठा के हमारे पास सामान बेचने अपना। कहता नहीं मैं कहूंगा तो वो मिल लेगा। मैंने कहा चलो इफ यू इंसिस्ट तो मिल लेते हैं। सेम मतलब वही बात हुई। उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा कि मैं आपको देवेंद्र बल्हारा से मिलवाना चाहता हूं, तो वो बोलते हैं कि क्या करूंगा मैं मिलके, चलो 10 मिनट का टाइम दे देता हूं, एग्जैक्ट 10 मिनट दूंगा, जो 10 मिनट में अगला एक्सप्लेन करे कर ले। ठीक है, हमारा 2 बजे का टाइम फिक्स हो गया। फिर जब टाइम मिलने का आया, जिस दिन आया हमारा, तो हमारा टाइम प्रीपोन होके 11 बजे हो गया। हमने 11 बजे बात करनी शुरू करी और 5 बज गए। वो बंदा मेरे से बात करता ही रहा। आखिर में जागते हुए वो मुझे कहने लगा कि सर मैं आपसे बात करने एक दिन स्पेशल आऊँगा, आज तो मेरी कोई ट्रेन है, मेरी बेटी को प्लेन में और बस में ना वॉमिटिंग आती है, इसलिए ट्रेन से आना पड़ता है, तो मेरी ट्रेन है, अभी तो मैं निकल रहा हूँ, हम फिर मिलेंगे। एक सैटरडे, वो दिल्ली में ही रहता है वो यहीं पे, एक सैटरडे वो दिल्ली से देहरादून आए, हम पूरा दिन बात करी, पूरी रात बात करी। रात के बाद मुझे कहता है डॉक्टर साहब मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आप अपने जैसा बना लो। मैं कहा मेरे जैसा बनने के लिए तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जिंदगी में कई बार बर्बाद होना पड़ेगा, क्योंकि मैं कई बार बर्बाद हो चुका हूं। आर यू रेडी फॉर दैट? फिर क्या करें, कुछ सिखाओ हमको भी, कुछ बताओ हमको भी। कि क्या सिखाऊं बताओ? आप इतना खुश कैसे रह लेते हो, आप पूरा दिन इतनी मस्ती में कैसे जी लेते हो? आप 24 में आपके साथ मैं ये देखने आया था कि कई बार आदमी कहने के लिए ऐसा होता है, तो क्या वो पूरा टाइम ऐसा मेंटेन रख सकता है अपना पेस? तो उसे मैंने कहा कि सिर्फ एक चीज की आदत डाल लो कि तुम्हारी कोई सबसे प्यारी चीज भी अगर छूटती है तो डोंट वरी, छोड़ दो। तुमने छोड़ना सीख लिया तो तुमने सब कुछ सीख लिया। देन ही सेड कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करें? इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन जो आपने पूछा ना, इट्स अ वेरी। केस बता रहे हो कि आप 4 महीने चले गए इन अ फैमिली। अगर आप सोचो एक मदर 4 महीने कहीं चली गई तो हम देखिए देखिए भी हैप्पी और हर फैमिली देखिए चक्कर क्या है, गलती क्या है? आप मेरे छोड़ने को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, ये गलती है। क्यों सोचें, क्यों सोचें, क्यों सोचें? देखिए देखिए जब
आपके पास टैलेंट था, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपने 7 नौकरियां छोड़ दी, 7 नौकरी। यदि कोई 4th क्लास कर्मचारी करे, मेरा तो मन नहीं है, मैंने तो नौकरी छोड़नी है। देखिए, जहां कैसे करेगा लाइफ में? सबसे पहली बात, ना ही तो मेरी लाइफ को अपनी लाइफ से कनेक्ट कीजिए, ना ही 4th क्लास से कनेक्ट कीजिए। हम जर्नल एग्जाम्पल तक लास्ट में पहुंचेंगे। जिस बात के लिए हमने शुरू किया है ना, पहले हम कंप्लीट कर लें। आप क्या कर रहे हो कि जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप उसको जजमेंटल स्टेटमेंट मान रहे हो, आखिरी स्टेटमेंट, विच इज नॉट, है ना। ना ही किसी के सामने परोस के कुछ भी आता है, आपके सामने भी सब कुछ परोस के नहीं आएगा। आपको अर्न करना पड़ेगा, चाहे आपकी आजादी हो, चाहे आपकी डिग्निटी हो, चाहे आपका कुछ भी हो, एनीथिंग, नौकरी हो तो भी वो आपको अपनी लड़ाई और अपने हिस्से की जंग जीतनी खुद पड़ेगी। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको बताऊंगा कि आप किसको छोड़ के जा सकते हो, किसको नहीं। ये तो बहुत कॉमन आप बात कर रहे हो ना। फिर दूसरी बात, हम जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जब हमें एक बात समझ में आनी शुरू हो गई, जैसे जब हम इस ट्रेनिंग को खत्म करेंगे, हम एंड तक पहुंचेंगे, आप देखोगे आप अपने ब्रेन को बहुत हद तक फ्री कर चुके होंगे। मतलब आपके अंदर एक खास किस्म की फ्रीडम ऑटोमेटिकली आ चुकी होगी। जब आपने, जैसे अभी क्या हुआ कि अभी आपने क्राइटेरियाज बनाए हुए हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो मैं आपको कह रहा हूं ना, उसको सिर्फ रेफरेंस के तौर पे लीजिए, सिर्फ रेफरेंस। उसको फाइनल अपनी लाइफ में उतारने को परमानेंट मतलब मत लीजिए। वो एक रेफरेंस है कि जो आदमी जिस लेवल पे पहुंचता है, जहां पहुंचता है, जिस जगह पे आप बैठे हो ना, इस जगह पे आने के लिए भी लोग मर रहे हैं। जिस जगह पे कोई दूसरा बंदा है, उससे पीछे रहने वाला आदमी वहां आने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सो इट्स नॉट लाइक कि आप सभी को किसी के जैसे बनना है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। किसी को किसी के जैसा नहीं बनना, किसी को किसी की जगह पे नहीं जाना, सबको अपने जैसा बने रहना है। मेरी लड़ाई है कि मैं रहूं और आप रहो, और अपने बच्चों को वो बच्चा रहने दें। ना तो बच्चे को अपने जैसा बनाओ, ना अपने हस्बैंड को अपने जैसा बनाओ, ना अपनी वाइफ को अपने जैसा बनाओ, और ना किसी के जैसा बनो। जस्ट फाइंड योर सेल्फ एंड बी व्हाट यू आर। ये लड़ाई है मेरी। अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए जो आपके दिल में है वो करो। जैसे आपने कहा कि आपको नहीं अच्छा लगा तो आपने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आपने पेपर ही फाड़ दिया। अगर हमारे दिल में कुछ है और हम कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे प्लेस पर हम कर नहीं पाते हैं, तो वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है नहीं। हम करते हैं तो उसको कुछ रिवर्स इफेक्ट भी आएगा, जरूर एरोगेंस बोला जाएगा हमारी कि आप एरोगेंट हो, रूड हो। देखिए, ये चीजें ना आएंगी, एरोगेंस का भी लेबल लगेगा। इस आदमी में, मेरे ऊपर आज भी इल्जाम लगते हैं, इसमें बहुत एटीट्यूड है। मैं बच्चों को देख करके रो पड़ता हूं, इतना इमोशनल हूं, लेकिन लोग बात करते हैं तो सोचते हैं बहुत एरोगेंट है यार, बड़ा एटीट्यूड है इसमें बंदे में। वो एटीट्यूड का लेबल आज भी लगता है मेरे ऊपर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लेता हूं कि मैंने जो जन्म लिया है ना, वो दुनिया में किसी को खुश करने के लिए नहीं लिया हुआ। अब मैं खुश रह लूं बड़ी बात है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मेरा उसूल है अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करूंगा। पर कोई भी आदमी मेरी लाइफ में और मेरे थॉट, मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश करेगा तो लात मार के बाहर करूंगा उसको। मैं नहीं घुसने दूंगा उसको, ना अपनी थॉट प्रोसेस में, ना अपनी खुशी के बीच, ना अपनी हैप्पीनेस के, फिर चाहे वो कोई भी हो। आप एक बार उस लेवल पे आओगे, कोई भी नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया, छोटा बच्चा, जब आप एक बात बताइए, एक तो ऐसी मां है जो कहती है मेरे बच्चे ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, वही मां ये कहती है इसके पापा आ जाते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब उस बच्चे ने देखा हुआ है कि वो लिमिट उसने खुद सेट करी हुई है। यू अलाउ समवन टू अफेक्ट यू, बेसिकली इट इज यू जो किसी और को अलाउ करते हो आपको कुछ भी कहने के लिए, कोई और नहीं है वो। लेकिन अगर हम रिपेल करते हैं या हम बोलते हैं तो वही वो आ जाएगा लेवल कि रूट, और वी आर सोशल बीइंग, हमें एक सोसाइटी में भी रहना है। और अगर हम सभी से ऐसा अपने एटीट्यूड के साथ चलेंगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे नहीं बात करनी, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं तुमसे बात करूंगी, तो वो यही कहेंगे ना कि ठीक है तुम्हारी मर्जी थोड़ी ना चलेगी, आज मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं भी नहीं करती तुमसे बात। नहीं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ, आप भी कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। जब दोनों एक दूसरे के लिए, जब तक एक दूसरे के फेवर में बात कर रहे हैं या एक दूसरे को समझ रहे हैं, तब तक तो बात करना समझ में आता है। जुत्तम पजाई पे हाने जाए, कहानी हमारी गाली गलौज पे आ जाए, वहां बात करने का क्या तुक है?
अगर आप मेरे दिमाग पे चढ़ने की कोशिश करो या मैं आपके दिमाग पे चढ़ने की कोशिश करूं, मैं आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करूं या आप मुझे बनाने, फिर बात करने का क्या लॉजिक है? किसी का भी सोसाइटी में रहते हैं, हम सोशल बीइंग हैं, हमारा काम है एक दूसरे की लाइफ को आसान बनाना, ना कि मुश्किल बनाना। ना तो किसी की लाइफ को मुश्किल बनाने की जरूरत और ना किसी को अलाउ करने की जरूरत कि वो आपकी लाइफ को मुश्किल बनाए, ये कह रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या जो आपका ये एटीट्यूड है, एटीट्यूड कहिए या जो हाँ, आपका हाँ, ये ये नेचर है, कुछ भी कहिए, क्या ये स्टार्टिंग से है व्हेन यू आर नॉट डॉक्टर बलहारा? नहीं, मैं ये एटीट्यूड, इसको आपने ठीक क्वेश्चन पूछा। ये एटीट्यूड कभी भी किसी का भी ओरिजिनल नहीं होता, या कह लीजिए ये सबका ओरिजिनल होता है। छोटा बच्चा है, वो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, वो अपनी राजा वाली फीलिंग में होता है। वो ये मानता है कि मैं जो कर रहा हूं, मेरे माँ बाप भी मेरे हिसाब से खिलौना मुझे दिलाएं, मेरे हिसाब से उठें, मेरे हिसाब से ही वो कोशिश करता है। ये छोटे से शुरू हो जाता है वो, फिर माँ बाप का बिहेवियर अलाउ करता है उनको, कि उसको अलाउ करता है कि नहीं करता है, फिर वो उनका बिहेवियर डिसाइड करता है। अब कई बार आपको यहां पे इल्जाम सहने पड़ते हैं। कैसे? जैसे टीचर ने कोई सवाल किया, मैंने खड़ा होकर पूछ लिया, टीचर बोलती है कि बाद में समझाऊंगी। मैंने ये बोल दिया, मैडम आपने 2 बार पहले भी कहा था, आपने समझाया नहीं। जब मैं समझने आता हूं तो फिर आप कहते हो अभी मैं बिजी हूं। मेरे को मेरी मम्मी तो अनपढ़ है, वो तो समझा नहीं सकती, फिर ट्यूशन रख ले। ट्यूशन का तो नहीं है जी मेरे तो घर में इतना मतलब सिस्टम, मैं नहीं कुछ कर सकती। तो फिर क्यों कहते हो बाद में समझाऊंगी? फिर क्लास में ही समझा दिया करो, बदतमीजी मत कर फालतू की। मैं खड़ा खड़ा सोच रहा हूं, मैंने बदतमीजी क्या करी है भाई? मैंने सवाल पूछा। अगर आप सवाल पूछने को बदतमीजी कहते हो तो बदतमीजी सही, पर मैं सवाल पूछना मैंने बंद नहीं किया आज तक, इसीलिए मैं क्लास का सबसे बदतमीज बच्चा रहा। गेट आउट ऑफ द क्लास मेरा पहला नंबर पे रहा। मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं, तो मुझे लगा कि मेरे सवाल पूछने को लोग बदतमीजी क्यों कहते हैं। मैं अगर आपसे सवाल पूछ रहा हूं और मेरा सवाल जायज है तो बदतमीजी क्यों? इसका मतलब आपने इज्जत करने की जो पैरामीटर्स हैं वो गलत बनाए हुए हैं। सवाल पूछना बदतमीजी नहीं है। तो मैंने सवाल ही पूछना जारी रखा है। एटीट्यूड की जहां तक बात है, मैं ये मानता हूं कि हम, जैसे मुझसे कई बार आदमी पूछते हैं कि यार तुम क्या मानते हो, इंसान का जन्म क्यों हुआ है? इंसानी जन्म क्यों हुआ है? क्या नौकरी करने के लिए हम पैदा हुए हैं? क्या सारी उम्र हम यही सब मतलब फैमिली, किनशिप और इन्हीं चीजों को डिस्कस और ढोने के लिए बने हैं? तो मुझसे पूछते हैं कि देवेंद्र, एज पर योर ओपिनियन हम क्यों पैदा हुए हैं? तो मैं उनको ये कहता हूं, देखो मेरा ये मानना है कि जो इतिहास ने हमको दिया, जितना ज्ञान हमको मिला, वो ज्ञान लो, अपनी जिंदगी का अनुभव उसमें ऐड करो और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान करने के लिए उनको देने के लिए दे करके चल पड़ो। ये मेरे ओपिनियन है। जो हमें पीछे से मिला वो ज्यों का त्यों आगे देना, मुझे लगता है ये गलत है। वो उस दौर में पैदा हुई थी चीजें, वो आज रिलेवेंट नहीं हो सकती जो चीजें उस दौर में थी। इसलिए जो आपका तजुर्बा है और जो आपका ओपिनियन है उसमें ऐड करके अगली जनरेशन को देना बनता है आपका। तो आपकी थॉट प्रोसेस क्योंकि अलग है, आप अपनी थॉट प्रोसेस को कम से कम बताओगे तो सही। अब आप में से कितने टीचर्स ऐसे हैं जो सोचते हैं कि स्कूल में ये चीजें ऐसे ऐड होनी चाहिए, लेकिन हम उन चीजों को लिखते नहीं, कभी लिख कर नहीं रखते, हम उनको डॉक्यूमेंटेड नहीं करते, हम किसी से बात नहीं करते, हम उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करते, आवाज नहीं उठाते, हम ना गवर्नमेंट को रिप्लाई कर मतलब कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ना उनको कोई ईमेल करते हैं, ना कोई चिट्ठी लिखते हैं, कुछ भी नहीं। हम बस जो चल रहा है उसी को मानना और उसी को ओबे करने को ही हम बढ़िया सिटीजन की डेफिनेशन मानते हैं। मेरे ख्याल से ये बढ़िया सिटीजन की डेफिनेशन नहीं है। बढ़िया सिटीजन की डेफिनेशन ये है कि वो अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ियों की, उनकी आजादी, उनकी बेहतरी और उनके बेटरमेंट के लिए लड़ाई लड़े बेसिकली। डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें तो राइट टू स्पीक भी, और हम देखते हैं जर्नलिज्म में भी राइट टू स्पीक दिया जाता है, तो फिर
कह रहे हैं कि हमने एक आइडियलिज्म बना दी है। और सर दूसरा मेरा एक क्वेश्चन और है कि हम एजुकेशन सिस्टम, किस चीज़ को एजुकेशन सिस्टम को बेस्ट कहते हैं और कौन सी ऐसी कंट्री है जो उसे फॉलो कर रही है? देखिए, क्योंकि सर हम उन्हीं से सीख सकते हैं ना। और सर अगर हम उनसे सीख रहे हैं तो मतलब हम उन्हें आइडियल मान रहे हैं। अगर आपको सीखना है तो एक तो सबसे पहली बात तो हम किसी जिससे सीख रहे हैं, आइडियल सिचुएशन कभी कोई नहीं होती। जैसे ही आप उस आइडियल सिचुएशन तक पहुंचोगे उससे अगला स्टेप एक ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा आपके पास, उससे आगे की चीजें डेवलप हो चुकी होंगी तब तक, तो आइडियल तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, किसी कंट्री को कॉपी करने लगोगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि उस कंट्री की डेमोग्राफी, उस कंट्री की जरूरतें, उसके हिसाब से उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया। आपकी जरूरतें, आपका लोकल आदमी, आपके रिसोर्सेज अवेलेबल और आप कहां जाना चाहते हो, ये आप डिसाइड करोगे। मैं जिस लड़ाई की मैं बात कर रहा हूं वो ये लड़ाई की बात कर रहा हूं कि पहले हम समझ तो लें कि चाहिए क्या क्या। सर हम तभी तो वहां तक पहुंचेंगे बेंचमार्क। अब मेरा कोई पाथ नहीं है, मुझे कहाँ जाना है मुझे नहीं पता, मैं घर से निकल गई, जहाँ रास्ता लेके जाएगा वहाँ जाऊंगी, इट्स नॉट पॉसिबल। समथिंग इज देयर कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे स्कूल जाना है, कहीं तो जाना है। यूनिवर्सिटी जाने वाला पाथ जो है वो एक यूनिवर्सिटी जाने वाला पाथ है, वो जिसका घर जहां पे अवेलेबल है वहां से यूनिवर्सिटी का रास्ता जाता है, लेकिन जिंदगी का रास्ता सबका अलग होता है। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है, हमें एक ऐसा एजुकेशन डेवलप करना है, सिस्टम डेवलप करना है, हम एक ऐसी चीज के लिए बात कर रहे हैं कि जो बच्चा ओरिजिनली कुदरत ने पैदा किया है, हम उसकी उस ओरिजिनलिटी को जितना हो सके मेंटेन कर सकें, जितना हो सके उसकी उस ओरिजिनल नेचर को मेंटेन करके रख सके, वो फ्रीली सोच सके, वो फ्रीली बोल सके और बोल के रिस्पॉन्ड कर सके और अगली जनरेशन को बेहतर बना सके। हमारा बेस है एक, ठीक है। इसके we are working on this criteria only, that these are the parameters what you have said before, that we have to work on this only, that the child should be free to speak or whatever he wanted to do, he should be like that, he or she should be like that. So there are certain parameters we have already working on. तो कुछ तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि एक बेस तो आप मेंटेन करेंगे ना। आप मुझे कहेंगे दैट आई हैव टू वर्क ऑन दिस, तो डेफिनेटली काम तो आप मुझे बताएंगे ना, मैम आपने मुझे ये पेज लाके देना है, दीज आर द थिंग्स आई एम लुकिंग इनटू। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट, तो सम बेस शुड बी देयर। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि वी आर नॉट बेसलेस है। हाँ, अगर एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं तो मेरा क्राइटेरिया है कि बच्चे को किस वे में काम करना है। Exactly. वो तो आप बनाएंगे, वो तो आप मुझे भी सिखाएंगे, तभी मैं बच्चे पे काम कर पाऊंगी। बिल्कुल। That's what the base should be clear to us. That is the basic thing we are talking कि हर चीज का एक बेस होना चाहिए कि अगर मैं घर से निकल रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मैंने गाड़ी, अगर मेरा घर के पास यूनिवर्सिटी है तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी मोड़ लूँ जबकि मुझे जाना एलपीएस था। नो, मुझे that should be clear in the mind of the teacher that where we are supposed to do and where we have to work on which parameter. Did you get all of you get the question? है ना? यानी कि अब हमारे को इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब हमें करना क्या है। That's what you want जी। और इसके लिए पहला स्टेप है कि नाउ वी कम ऑन दिस पॉइंट कि अब हमें इस बात पर आना है कि सबसे पहले हम अपने सामने खड़े हुए उस शख्स जिसको हम अपना स्टूडेंट कह रहे हैं उसको समझ लें, है ना? एक बार वो समझ आ गया आपको एकदम क्लियर आ जाएगा। नाउ लेट अस कम ऑन दैट पॉइंट। इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी क्लियर हो गया कि वो पर्सन है। दूसरा क्लियर हो गया इंटरपर्सनल कि उसकी दो पर्सनालिटी दोनों अलग अलग हो सकती हैं। अब वो किस किस टाइप की हैं वो एक अगला कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने डिपेंडिंग अपॉन द थॉट प्रोसेस और उस आदमी की, उस बच्चे की सोचने की तरीके को ध्यान में रखते हुए चार कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया बेसिकली, ठीक है? आपको इनसे बाहर कोई नजर आता है तो वो आप नोट करके रखेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। मतलब आप ये देखोगे कि कोई ना कोई आदमी इन पैरामीटर्स में आ जाएगा सिंपली, ठीक है? ऐसा भी लगेगा एट टाइम्स कि जो मैं बात कर रहा हूं वो सारे के सारे पैरामीटर हम सब में नजर आ रहे हैं कि तो खुद में आपको सारी चीजें नजर आएंगी। ये ध्यान रखिएगा, सवाल पूछ रहे हो खुद को ध्यान सेंटर में रख के नहीं पूछना आपने,
सामने वाले किसी अपने खुद के बच्चे को ध्यान में रख के पूछ सकते हो, अपने कुलीग को या सोसाइटी के किसी मेंबर, खुद को नहीं कि सर हमें तो ये लगता है हम में तो सब कुछ है, हम में नहीं, अपने आप को मत सेंटर में रखना। तो हमने इस कैटेगरी का नाम दिया लाइफ। यू कैन राइट इट डाउन, LIFE, लाइफ। ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, दिस इज अ नेम ओनली। शुरू में ही बताया था, जैसे मेरा नाम देवेंद्र है, डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर इंदर है, तो आपको सिर्फ ये नाम तक ही कंसंट्रेट करना है, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना याद देने पे। तो हमने इसका नाम दिया LIFE, लाइफ, लाइफ इंटरप्रेटिव एनालिसिस। और दूसरा हमने कहा कि एक बंदे की दो पर्सनालिटी होती है, एक इंट्रा और एक इंटर। यही बात हुई अभी तक। L स्टैंड्स फॉर लिसनर। ये सुनने वाला लिसनर नहीं है, सिर्फ नाम मात्र है, ध्यान रखिएगा। I स्टैंड्स फॉर आइडियलिस्ट, F स्टैंड्स फॉर फ्लैशी, E स्टैंड्स फॉर एफिशिएंट। किसी बंदे की इंट्रापर्सनल पर्सनालिटी L हो सकती है, इंटर I हो सकती है, LF हो सकता है, LE हो सकता है, LL हो सकता है। इसी तरह से IL, IF, IE 4 into 4 16 पैटर्न बन गए। ये क्लियर हो गया। यानी कि जैसा आप कह रहे थे कि एक इंसान, मैम कह रहे थे कि वो घर में अलग होता है और बाहर अलग होता है, वो तभी तक होता है जब तक ये अलग अलग पैटर्न हैं उसके। जैसे ही वो सेम पैटर्न हो जाएंगे, वो बंदा घर में भी वैसा ही रहेगा, जैसे अपने दोस्त के साथ बिहेव कर रहा है, बिजनेस में बिहेव कर रहा है, स्कूल में बिहेव कर रहा है या कहीं ऑफिस में बिहेव कर रहा है, वो बिल्कुल डिट्टो हो जाएगा। तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा। अब बहुत एंड तक जाने से पहले मैं आपको इन चारों पर्सनालिटीज का बेसिक थॉट दे देता हूं। बेसिक थॉट इसलिए क्योंकि आपको टाइम के साथ साथ ऐसा महसूस हो सकता है कि ये तो चारों के चारों एक इंसान में मौजूद होते हैं। इसीलिए बेसिक थॉट का पता होना बहुत जरूरी है। एफिशिएंट पर्सनालिटी की जिंदगी का मकसद टारगेट्स होते हैं। टारगेट ओरिएंटेड बंदा होता है ये। आप ये कहते होगे कि नहीं नहीं, किसी ने अपनी जिंदगी का टारगेट बना लिया वो तो अचीव ही कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ यही लोग हैं जो अपनी जिंदगी का टारगेट बनाने के बाद कभी भी नहीं भटकते, जो कभी उनको डाइवर्ट नहीं कर सकता। अगर बंदे ने सोच लिया ना कि आइसक्रीम खानी है रात को 11 बजे, तो आइसक्रीम खानी है। मम्मी कह रही है बेटा दुकान बंद हो गई, तो परले चौक पे मिल जाएगा, बेटा वहां पे भी नहीं मिलेगा, अगले पे मिल जाएगा, ढूंढ के लाओ। चाहे खिलौना चाहिए तो रात को ही चाहिए। पापा ने डांट पीट धमका के रात को सुला दिया ना, तो सुबह उठते ही पहले दूध के साथ होएगा आइसक्रीम खानी है। वही शब्द होगा जो रात का आखिरी शब्द होगा। ये वो लोग हैं जो अपने टारगेट को कभी नहीं भूलते हैं। इनकी जिंदगी चलती ही टारगेट ओरिएंटेड है। तो ये बेसिक थॉट है इनका, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। आइडियलिस्ट लोग जो हैं ये आम तौर पे रैशनल कैलकुलेशंस करते हैं। कहां पे ऐसी सिचुएशन आती है कि तुम्हें भी नुकसान ना हो, मुझे भी नुकसान ना हो। अगर इस बात से सामने वाले को बुरा लगता है तो हम चुप हो जाते हैं, यहां पे मेरा भी फायदा है और तुम्हारा भी, ये उस तरफ को कोशिश करते हैं। ठीक है, ये उनका बेसिक थॉट होता है। उसके बाद